Hello everyone, welcome to all of you in ATM Biology classes. I am Ajay and today we are discuss about diversity in the living worlds. दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हमारा नीट का एग्ज़ाम बहुत ही नज़दीक आ चुका है और इसके लिए हमें तैयारी करना बहुत ही ज़रूरी है। इसलिए मैं आपके लिए लेकर आया हूँ क्रैश कोर्स फॉर नीट 2021। यदि आप हमारे इस चैनल से जुड़ते हैं और मेरे साथ जुड़ करके नीट के लिए तैयारी करते हैं तो आपको 360 आउट ऑफ 360 प्राप्त होगा। यदि आप मैं जो बताता हूँ वो मेरे साथ साथ यदि करते हैं तो आपको निश्चित है कि इतना मार्क्स आएगा। क्योंकि किसी भी एग्ज़ाम के लिए हमारे जो नीट है उस एग्ज़ाम के लिए जो मेन महत्वपूर्ण बिंदु है वो है NCERT। हमारे इस चैनल पे आपको NCERT बुक से पढ़ाया जाएगा। उसके बाद NCERT फिंगर टिप्स के साथ उस टॉपिक का जितना भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा उस सब का सॉल्यूशन कराया जाएगा, जिससे जिससे आप एग्जाम में काफ़ी अच्छा मार्क्स ला सकते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, यूनिट फर्स्ट है डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड्स, जिसमें 4 चैप्टर है। द लिविंग वर्ल्ड, 2 में बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, 3 में प्लांट किंगडम एंड एनिमल किंगडम। तो हम फर्स्ट द लिविंग वर्ल्ड स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले जान लेते हैं कि हमारे जो लिविंग वर्ल्ड है, जीवित जीवों का जो संसार है उसमें डाइवर्सिटी कितना है। बायोलॉजी क्या है? इज द साइंस ऑफ लाइफ फॉर्म एंड लिविंग प्रोसेस। जीवित जीवों के लिविंग प्रोसेस है बायोलॉजी। द लिविंग वर्ल्ड्स कंप्राइज करते हैं अमेजिंग डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। इस लिविंग वर्ल्ड्स में लिविंग ऑर्गेनिज्म के अमेजिंग डाइवर्सिटी है। Early men could easily perceive the difference between any inanimate matter and living organism. Early men defied some of the inanimate matter, wind, sea, fire, radiation, some among the animal and plants, और कुछ प्लांट्स के भी। द कॉमन फीचर ऑफ ऑल सच फॉर्म ऑफ एनिमेट एंड एनिमेट ऑब्जेक्ट्स वाज द aware sense of awe. All such form of animate object was the sense of awe or fear that they evoked. The description of living organism includes करते हैं ह्यूमन बींग को, begin much later in human history. Society which indulges in anthropocentric view of biology could register limited process in biological knowledge, systematic and and monumental description of life form about it. Out of necessity, detailed system of identification, nomenclature and classification. इस सब के बाद जो है सिस्टम है वो आइडेंटिफिकेशन है, क्लासिफिकेशन है और नोमेनक्लेचर है। द बिगेस्ट स्पिन ऑफ such study was the recognition of the sharing of similarities among living organisms, both horizontally and vertically, that all percents the living organisms are related to each other and also to all organisms that ever live on this earth, was a revelation which humbled men and led to culture movement for conservation of biodiversity. In the following chapter of this unit, you will get a description including classification of animal and plants such as taxonomic perspective. चलिए हम स्टार्ट करते हैं। अर्नस्ट मेयर के सबसे पहले जो
जो है सबसे महत्वपूर्ण वैज्ञानिक है वो है अर्नस्ट मेयर, जिसके बारे में हम जानते हैं। बॉर्न ऑन 5 जुलाई 1904, इनका जन्म 5 जुलाई 1904 ईस्वी में कैम्पटन जर्मनी में हुआ। अर्नस्ट मेयर, जिसे डार्विन ऑफ 20th सेंचुरी कहते हैं, का जन्म 5 जुलाई 1904 ईस्वी में कैम्पटन जर्मनी में हुआ। अर्नस्ट मेयर द हार्वर्ड यूनिवर्सिटी इवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट है। अर्नस्ट मेयर हार्वर्ड की यूनिवर्सिटी के इवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट है। हु हैज़ बीन कॉल्स डार्विन ऑफ द 20th सेंचुरी, जिसे 20th सेंचुरी 20वीं सदी के डार्विन कहते हैं। क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और ये कई बार नेट में पूछा जा चुका है कि 20th सेंचुरी के डार्विन किसे कहते हैं, तो आंसर होगा अर्नस्ट मेयर। अर्नस्ट मेयर को 20th सेंचुरी के डार्विन कहते हैं। वाज वन ऑफ द 100 ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट ऑफ ऑल टाइम, ये सभी समय के अभी तक जितना भी 100 साइंटिस्ट हुए उन सभी में से एक ये भी थे। कौन? तो अर्नस्ट मेयर। मेयर ज्वाइन किया था हार्वर्ड फैकल्टी ऑफ आर्ट्स। हार्वर्ड विश्वविद्यालय में मेयर साहब ने आर्ट्स के लिए ज्वाइन किया था एंड साइंस इन 1953 एंड रिटायर इन 1975। इन्होंने 1953 ईस्वी में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी को ज्वाइन किया था आर्ट्स और साइंस के लिए, और 1975 ईस्वी में वो वहाँ से चले गए। देखिए कितना दिन हो रहा है, तो 23 वर्ष तक इन्होंने यहाँ पे रहा, उसके बाद यहाँ से रिटर्न हो गए। एज्यूमिंग द टाइटल अलेक्जेंडर ग्रेजिंग प्रोफेसर ऑफ जूलॉजी इमेरिटस। Throughout his nearly 80-year career, he searched aspects of ornithology, taxonomy, geography, evolution, systematics, and the history and philosophy of biology. इनके 80 साल के कैरियर में, अर्नस्ट मेयर के 80 साल के कैरियर में इन्होंने किस क्षेत्र में काम किया? तो ऑर्निथोलॉजी पे काम किया, टैक्सोनॉमी पे, जियोग्राफी पे काम किया, इवोल्यूशन, सिस्टमैटिक्स और हिस्ट्री एंड फिलोसॉफी ऑफ बायोलॉजी पे काम किया था। ही मस्ट single-handedly made the origin of species diversity the central question of evolutionary biology that is today. आज जो सेंट्रल क्वेश्चन है इवोल्यूशनरी बायोलॉजी के लिए, उसके खोज उनके लिए इन्होंने फर्स्ट और सिंगल हैंडली रूप से ऑरिजिन ऑफ स्पीशीज डाइवर्सिटी, ये जो हमारा संसार है डाइवर्सिटी है स्पीशीज के, उसका जो ऑरिजिन हुआ था उसके बारे में इन्होंने बताया था। He also pioneered the current accepted definition of a biological species. Mayer was awarded the 3 prizes widely regarded as the Triple Crown of Biology. मेयर साहब को अर्नस्ट मेयर साहब को बायोलॉजी के 3 पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, जिसमें से एक था, इसीलिए इसे ट्रिपल क्राउन ऑफ बायोलॉजी के नाम से जाना जाता है, क्योंकि अर्नस्ट मेयर साहब को 3 प्राइज दिया गया था। द बाल्जन प्राइज इन 1983, इन्हें बाल्जन प्राइज 1983 में दिया गया था। तो द इंटरनेशनल प्राइज फॉर बायोलॉजी इन 1954, इंटरनेशनल प्राइज फॉर बायोलॉजी 1954 में दिया गया था, एंड द क्रैफोर्ड प्राइज इन 1999। याद रखिएगा कि बाल्जन प्राइज 1983 में दिया गया था, इंटरनेशनल प्राइज फॉर बायोलॉजी 1994 ईस्वी में, एंड द क्रैफोर्ड प्राइज 1999 ईस्वी में दिया गया था। मेयर डाइड एट द एज ऑफ 100 इन द ईयर 2004, अर्थात मेयर साहब की मृत्यु 100 वर्ष की उम्र में 2004 में हुआ। देन हम स्टार्ट करते हैं द लिविंग वर्ल्ड्स। हाउ वंडर इज द लिविंग वर्ल्ड्स, कितना अमेजिंग है ये हमारा लिविंग वर्ल्डों का संसार। जहाँ पर भी देखते हैं सुंदर सुंदर सा पंख वाले मोर देखते हैं, पक्षी देखते हैं,
प्यारी सी आवाज़ वाली हम कोयल को देखते हैं, तोते, रंग बिरंगे तोते को हम देखते हैं, मानव को देखते हैं, कई रंग के एक ही गाय में कई रंग पाए जाते हैं, इन सबको देखते हैं। हम देखते हैं ह्यूमंस के आँख को, उनके स्टाइल को, मतलब इस संसार में जब हम अपने आसपास में देखते हैं तो हमें ये जो बायोडाइवर्सिटी, हमारा जो लिविंग वर्ल्ड्स है, वो काफ़ी अमेजिंग लगता है। आप सोचिए कि कितना आप मतलब वंडरफुल हो जाते हैं यदि आपके चारों ओर फूल हो, चारों ओर आप वहाँ पे अकेला हो। सोचिए कितना अमेजिंग फील करते हैं। या फिर आप किसी नदी में हो और आप नाव के चारों ओर घूम रहा हो, तो ये बहुत ही ज़्यादा ये अमेजिंग हो जाता है। हमारा जो ये लिविंग वर्ल्ड्स है वो अमेजिंग है। द वाइड रेंज ऑफ लिविंग टाइप इट्स अमेजिंग। द एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हैबिटेट इन विच वी फाइंड लिविंग ऑर्गेनिज्म। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ऑब्जेक्ट जिसमें हम लिविंग ऑर्गेनिज्म को पाते हैं, बी इट कुड माउंटेन, डिसीडियस फॉरेस्ट, ओशंस, फ्रेश वाटर लेक्स, डिजर्ट्स एंड हॉट स्प्रिंग। जिसमें क्या होता है, माउंटेन पर्वत, डिसीडियस फॉरेस्ट, ओशन, फ्रेश वाटर लेक, डिजर्ट और हॉट स्प्रिंग होते हैं। लिव अस स्पीचलेस। जब इस सब को देखते हैं तो हम स्पीचलेस हो जाते हैं। हमारे पास वर्ड नहीं रहता इन्हें व्यक्त करने के लिए कि ये कितना अमेजिंग है। The beauty of a galloping horse, of the migrating bird, the valley of flower or the attacking shark evoke a deep sense of wonder. The ecological conflict and cooperation among members of the population and among population of a community, or even the molecular traffic inside a cell, make us deeply reflected on what indeed is life को indeed कौन करते हैं। This question has two implicit questions within it. The first is a technical one and seek answer to what living is as opposed to the non-living, and the second is a philosophical one and seeks answer to what the purpose of life is. पहला है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है हमारे इस संसार में नॉन लिविंग क्या, व्हाट इज लिविंग इज द अपोजिट टू द नॉन लिविंग। लिविंग जीवों में, जीवित जीवों में क्या है जो निर्जीव जीवों में नहीं है। तथा सेकंड जो क्वेश्चन होता है वो फिलोसॉफिकल होते हैं, जो हमें ये बताते हैं कि हमारे जीवन की जो है वो पर्पस क्या है, किस पर्पस से हम जीवन लेते हैं अर्थात जन्म लेते हैं। एज साइंटिस्ट वी शैल नॉट अटेम्प्ट आंसरिंग द सेकेंड क्वेश्चन। एक साइंटिस्ट के रूप से अगर आप देखिएगा तो ये अटेम्प्ट नहीं कर पाइएगा कि ये क्वेश्चन जो सेकेंड है वो सही है या नहीं है। वी विल ट्राई टू रिफ्लेक्ट ऑन व्हाट इज लिविंग। हम अब ट्राई करते हैं कि लिविंग क्या है, व्हाट इज लिविंग। तो देखिए हम अब ये जानेंगे कि लिविंग है क्या। तो इसके लिए देखिए, when we try to define living we conventionally look for distinct characteristics exhibited by living organisms। जब हम लिविंग चीज़ों के बारे में सोचते हैं, उससे देखना स्टार्ट करते हैं, तब हम कुछ लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में पता करते हैं कि आखिर वो है क्या। तो देखिए, प्लांट रिप्रोडक्शन, ability to sense environment and maintain a suitable response come to our mind immediately as unique feature of living organism। किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का जो कैरेक्टरिस्टिक होगा वो होगा ग्रोथ। जितना भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होगा वो ग्रोथ करेगा, उसके आकार और आकृति में वृद्धि होगा। जैसे देखिए, ये एक जीव है, ये एक जीव था जिसके संख्या में कोशिका में वृद्धि हुआ, जिस वृद्धि की वजह से ये अपने आप को बहुत ही बड़ा बना लिया। देखिए, ये भाग जो है वो बहुत बड़ा बना लेता है।
जब ये बड़ा बना अर्थात कि इसमें ग्रोथ हुआ, ये रिप्रोडक्शन को करेगा, अर्थात रिप्रोडक्शन की प्रक्रिया के द्वारा अपने जैसे नई संतति का निर्माण करेगा। देखिए, ये जब रिप्रोडक्शन की क्रिया करेगा तब ये अपने जैसे नई संतति का निर्माण करेगा। ये क्या करेगा? रिप्रोडक्शन करेगा। एबिलिटी टू सेंस इन्वायरमेंट, ये अपने इन्वायरमेंट के प्रति सेंस करेगा कि कोई भी जीव यदि उसके सामने में आएगा, जैसे कि उन्हें जब बहुत ही अधिक ठंडी हो जाए तो उन्हें मतलब वो सेंस कर पाएगा कि ये ठंडी जो है वो उनके लिए सही है या नहीं है, क्या वो अपने आप को इस ठंड वातावरण में सुरक्षित महसूस कर रहे हैं या फिर नहीं कर रहे हैं, क्या उन्हें अपने बॉडी के तापमान को बढ़ाना चाहिए जिससे वो क्या करे, इस ठंड से बच पाए। तो ये सब हो जाता है इनका एबिलिटी कि वो अपने इन्वायरमेंट के साथ, इसकी योग्यता हो जाता है कि वो अपने इन्वायरमेंट के साथ सही है या फिर नहीं है। देन हम पढ़ते हैं maintain a suitable response come to our mind immediately as unique feature of living organism। और यदि जैसे कि हम गरम तावा पे हाथ दे देते हैं, गरम कुकर हम छू लेते हैं तो हमें तुरंत ही हम हाथ हटा लेते हैं, मतलब क्या हमारे माइंड के पास ऐसा यूनिक फीचर है कि वो इमीडिएटली जो हमारे इन्वायरमेंट है उसके प्रति वो रिस्पॉन्स उत्पन्न करता है। ये सब कैरेक्टरिस्टिक हैं लिविंग जीवों में। एक बार फिर से सुनिए, जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होगा उसमें मूवमेंट देखा जाएगा, वो उसमें ग्रोथ होगा, वो रिप्रोडक्शन के द्वारा पे जैसे संतति का निर्माण करेगा, वो अपने इन्वायरमेंट के प्रति संवेदनशील होगा, अर्थात उसके वातावरण में घट रहे घटनाओं का वो ये करेगा कि रिस्पॉन्स देगा कि मतलब ये सही है या फिर नहीं है। तो इससे हम क्या कहेंगे? लिविंग ऑर्गेनिज्म कहेंगे। One can add a few more features like metabolism, ability to self-replicate, self-organize, interact, and emerging to this list. Let us try to understand each of them. देखिए, और इसके भी है जैसे कि मेटाबॉलिज्म होगा, अर्थात हमारे बॉडी में जितने भी रासायनिक प्रक्रिया होगा उसी के समूह को हम हमारे बॉडी में होने वाले सभी रासायनिक प्रक्रियाओं को एक साथ हम क्या कहते हैं कि मेटाबॉलिज्म कहते हैं। हमारे पास एबिलिटी होते हैं सेल्फ रिप्लिकेट करने का, सेल्फ ऑर्गेनाइज करने का, इंटरेक्ट और इमर्जिंग करते हैं इस लिस्ट में। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म increase in mass and increase in number of individual are twin characteristic of growth. It's very important line for NEET, AIIMS and JIPMER and other medical exams। देखिए, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रो करेगा, जितना भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होगा वो ग्रो करेगा। यदि कोई प्लांट्स है तो प्लांट्स में ग्रोथ कैसे होगा? प्लांट्स को रोपे तो कुछ दिन के बाद हम देखते हैं कि वो कली अवस्था में रहेगा, अर्थात छोटा रहेगा, धीरे धीरे वह वृद्धि करेगा, और जब वो वृद्धि करेगा तो वो बड़ा हो जाएगा, और बड़ा होते हुए उसका साइज फिर से बढ़ते रहेगा। और हम देखिएगा कि प्लांट्स जो होगा वो हमेशा कितना भी बूढ़ा वो क्यों ना हो जाए, लेकिन उसमें नए कली का निर्माण होते ही रहेगा, उसके साइज और आकार और आकृति बढ़ते रहेगा, वो उसका साइज छोटा नहीं होगा, वो हमेशा बढ़ते रहेगा। तो ये क्या कर रहा है? ग्रोथ कर रहा है। और यदि कोई भी जीव ग्रोथ करेगा तो उसमें दो कार्य होगा, एक उनके कोशिकाओं की संख्या में वृद्धि होगा, मतलब कि एक कोशिका था तो वो बहुत सारे कोशिका का निर्माण करेगा, और तो उनमें इंक्रीज नंबर ऑफ इंडिविजुअल, मतलब इंडिविजुअल जो कोशिका है उसकी संख्या में वृद्धि होगा। एंड जब इसके कोशिका में वृद्धि हुआ तो अब देखिए, एक कोशिका था तो उसका मास, मतलब यदि एक कोशिका है जिसका मास 0.01 है तो
अगर हम बहुत सारे कोशिकाओं को एक साथ रखेंगे तो मतलब है कि इसका मास बढ़ेगा। तो इसलिए कहते हैं कि जब ग्रोथ होगा किसी भी जीव में तो उसमें मास की संख्या में इंक्रीज होगा, और वो इन तो हम कह सकते हैं कि इंक्रीज इन मास एंड इंक्रीज इन नंबर ऑफ इंडिविजुअल आर twin characteristic of growth. Then a multicellular organism तथा एक मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो ग्रो करते बाय सेल डिवीजन। एक बहुकोशिकीय जीव अपने आप को कई सारे भागों में बांट लेगा। जैसे कि एक बहुकोशिकीय जीव अपने आप को कई सारे भागों में बांटेगा। वो कैसे बांटेगा ये हम देखते हैं। देखिए, ये एक कोशिकीय जीव है या फिर बहुकोशिकीय जीव है। ये अपने आप को कई सारे कोशिकाओं में बांटेगा। जिससे ये कट गया दो भाग में, दो भाग ये चार भागों में बटेगा। चार ये ऐसे करके ये क्या हो रहा है, मतलब कई सारे, एक जो बहुकोशिकीय जीव था वो अपने आप को कई सारे भागों में बांट लिया, और बटा हुआ भाग नए जीव का या फिर नई संख्या का निर्माण कर लेगा। तो इसे हम क्या कहेंगे? तो ये हो जाएगा इसका। Then in plants, the growth by cell division occurred continuously throughout their life span. देखिए, ये ध्यान रखिएगा, जो प्लांट्स होते हैं उसमें सेल डिवीजन, कोशिका विभाजन उसके पूरा जिंदगी में होते रहेगा। क्योंकि देखिए, एक गाछ है, समझिए कि एक गाछ है, ये ध्यान से देखिएगा, ये एक गाछ है जिसमें पत्ती है, राइट। अब जब ये गाछ बड़ा होगा और ये बूढ़ा अवस्था में आएगा तो फिर भी इसका ये रुकेगा नहीं। इसके इस भाग से एक नए पौधे का निर्माण होगा। ये भाग क्या करेगा, फिर से यहाँ से नए पत्ते का निर्माण हो जाएगा, और इस तरह से ये प्रक्रिया हमेशा चलते रहता है। अर्थात एक पौधा में कभी भी उसका जो सेल है वो डिवीजन करना नहीं छोड़ेगा जब तक वो पौधा मर नहीं जाता। अगर वो पौधा जीवित है तभी उसमें सेल डिवीजन करेगा, अपने आप को कई भागों में बांटेगा। जैसा कि हम लोग देखते हैं कि एक पौधा था, देखिए ये पौधा का और भाग थोड़ा सा ये आगे बढ़ रहा है, आगे बढ़ा तो यहाँ पर एक छोटा सा कली का निर्माण होगा। ये कली वृद्धि करेगा, बहुत सारी पत्ती का निर्माण करेगा, और पत्ती फूल और जो भी हो उसका निर्माण करेगा। देन उसके किसी दूसरे भाग से नए पत्ती का निर्माण होगा। ये नए पत्ते का निर्माण करते जाएगा। इस प्रकार से हम देखते हैं कि पौधे जो होते हैं उसमें कोशिका विभाजन उसके जीवन काल में हमेशा चलते रहता है, कभी भी वो रुकता नहीं है। तो इसीलिए कहते हैं कि द ग्रोथ बाय सेल डिवीजन ऑक्यूर कंटिन्यूसली थ्रू आउट देयर लाइफ स्पेन, कि उसके जीवन काल में, किसी पौधा के जीवन काल में, किसी पौधा के संपूर्ण जीवन काल में क्या होगा, उसमें जो कोशिका है उसके वो हमेशा डिवीजन करते रहेगा। इन एनिमल दिस ग्रोथ इज सीन ओनली अप टू सर्टेन एज, जबकि ये जो ग्रोथ होता है वो एनिमल में, मानव में या फिर दूसरे जीव जंतु में एक सर्टेन एज तक ही रहता है। उसके बाद वो जीव क्या होता है, फिर से मतलब उसके कोशिका वृद्धि करना बंद कर देता है और अंततः वो मर जाता है। जैसे कि हम देखते हैं नॉर्मल, देखिए कोई एक बच्चा था जिसमें बहुत ही कम संख्या में कोशिका था, वो अर्थात उसके बाद क्या क्या उसके कोशिका वृद्धि करते गया, वो कोशिका एक दूसरे कोशिका, दूसरे तीसरे कोशिका का इस निर्माण करते गया। इस तरह से हम देखते हैं कि एक बच्चा जो जन्म लेता है 9 महीना के बाद जो गर्भ से निकलता है वो बहुत ही कम छोटा रहता है, लगभग में 2.5 से 3 kg का होगा। लेकिन जब वो धीरे धीरे वृद्धि करता है तो किशोरावस्था में आएगा, देन वो यंग हो जाएगा, और
प्रजनन अवस्था में आएगा। प्रजनन अवस्था में आने के बाद वो प्रजनन की क्रिया करेगा, उसके द्वारा बच्चे का निर्माण कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता है। हो सकता है कि वो क्या इनफर्टाइल हो, तो इस अवस्था में बच्चे का निर्माण नहीं करेगा। लेकिन इनफर्टाइल अर्थात बांझ हो, लेकिन यदि वो इनफर्टाइल नहीं है तो वो बच्चे का निर्माण कर सकता है। तो क्या किया, बच्चे का निर्माण किया, वो कुछ दिन तक और मतलब वृद्धि विकास किया। और जब वो वृद्धि विकास किया तो फिर से हम कुछ एक सर्टेन एज के बाद हम देखते हैं कि वो व्यक्ति का साइज आकार आकृति में वृद्धि नहीं होना होते ही नहीं रहता है। उसके शरीर में जो रहता है कोशिका मतलब कार्य करना बंद कर देता है और धीरे धीरे वो बूढ़ा हो जाता है। देखिएगा किसी भी दो आदमी, एक ही आदमी का फोटो लीजिए, एक होना चाहे उसके यडल्ट अवस्था मतलब कि यंग अवस्था का, दूसरा होना चाहिए बूढ़ा अवस्था का। जब हम देखेंगे तो उसमें ये पता चलेगा कि जो बूढ़ा है उसका मांस कम गया है, मतलब कि वजन कम गया है, जबकि यंग अवस्था में ज़्यादा था, वो उसके पास ज़्यादा हाइट था, और लेकिन इसमें नहीं है। इससे ये भी पता चलेगा कि उसमें कोशिका की संख्या अधिक था, लेकिन अभी नहीं है इस मानव में। तो इसलिए कहते हैं कि मानव में जो ग्रोथ होता है एक सर्टेन एज तक ही होता है, उसके बाद वो बंद हो जाता है। However, cell division occur in certain tissue to replicate lost cell। बहुत सारे टिश्यू में क्या होता है, सेल डिवीजन होता है, जिसके द्वारा जो मतलब खोया हुआ सेल रहता है उसको प्राप्त किया जाता है। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म ग्रो बाय सेल डिवीजन। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म सेल डिवीजन के द्वारा ग्रो करते हैं। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म ग्रो बाय सेल डिवीजन। देखिएगा जितना भी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होगा सेल डिवीजन के द्वारा ही ग्रो करेगा। ऑन वन कैन easily observe this in the vitro culture by simply continuing the number of cells under the microscope. In majority of higher animal and plants, growth and reproduction are mutually exclusive events। ये भी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि बहुत सारे हायर एनिमल और प्लांट्स में, बहुत सारे हायर एनिमल एंड प्लांट्स में जो होता है में ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन मैक्चुअली एक साथ होता है। अर्थात मतलब बहुत सारे, जैसे कि एक कोशिकीय जीव या फिर पौधा हो गया, वो क्या किया, ग्रोथ किया, वृद्धि किया, और वृद्धि करके बहुत सारे भागों में बंट गया। जितना भी भाग बंटा वो नए जीव का निर्माण कर लिया, और इसके साथ ही चूँकि ये वृद्धि करता है इस वजह से इसके मास में भी वृद्धि होगा। तो हम कहेंगे कि ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन और म्यूचुअली इवेंट हो जाएगा। Non-living objects also grow. Non-living objects also grow if we take an increase in body mass as a criterion for growth। यदि हम ग्रोथ के क्राइटेरिया ले, यदि ग्रोथ को हम क्या माने लिविंग ऑब्जेक्ट के लिए, तो वो क्या होगा, नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट भी मतलब निर्जीव जीव भी क्या करता है, ग्रोथ करेगा। नॉन लिविंग फॉर ग्रोथ, माउंटेन बिल्डर्स एंड सैंड माउंट टू ग्रो। माउंटेन जो होते हैं वो बिल्डर्स और सैंड माउंट्स भी ग्रो करता है। हाउएवर दिस लैंड ऑफ growth exhibited by non-living object is accumulation of material on the surface। ये जो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट में जो ग्रोथ होता है वो उसके सरफेस पर मटेरियल के एक्यूमुलेशन की वजह से होता है। अर्थात जैसे कि कोई पहाड़ है, उस पर क्या करेगा, हवा के द्वारा बहुत सारे पौधे मतलब बहुत सारे मिट्टी के कण या दूसरे पदार्थ उड़ करके उसके सरफेस पे जाएगा, ऊपरी सरफेस पे जाएगा। जैसे कि ये देखिए
ये पदार्थ है, यहाँ से हवा के कण आया और हवा के कण यहाँ पे आकर के जम गया, तो ऊपरी सतह पे आकर के जमेगा। तो इस प्रक्रिया से भी क्या हो सकता है, नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म में ग्रोथ देखा जाता है, लेकिन एक्यूमुलेशन होगा सिर्फ और सिर्फ इसके सरफेस पर ही। इन लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रोथ इज फ्रॉम इनसाइड, जबकि लिविंग ऑर्गेनिज्म अर्थात जीवित जीवों में जो होगा ग्रोथ वो शरीर के अंदर में होगा। याद रखिए, निर्जीव जीव में होगा शरीर के बाहर में और ग्रोथ, और जबकि सजीव जीवों में शरीर के अंदर में होगा। Conditions under which it can be observed in all living organisms have to explain, and then we understand that it is a characteristic of living system. और डेड ऑर्गेनिज्म डज नॉट ग्रो। याद रखिए, कोई भी निर्जीव वस्तु, निर्जीव जीव क्या कर सकता है, या मृत जीव ग्रोथ नहीं कर सकता है। रिप्रोडक्शन लाइकवाइज इज ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। फिर भी रिप्रोडक्शन एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के कैरेक्टरिस्टिक है, लेकिन डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक नहीं है, क्योंकि इसका कुछ अपवाद भी होता है, जैसे कि इनफर्टाइल ह्यूमन फीमेल वर्कर बीज और म्यूल, ये सब रिप्रोडक्शन नहीं कर सकता, लेकिन ये सब सजीव है। क्या मानव सजीव नहीं है? वो सजीव है, लेकिन फिर भी वो जो फीमेल या मेल बांझ होते हैं वो बच्चे को जन्म नहीं देते हैं, रिप्रोडक्शन नहीं कर सकते हैं। तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि रिप्रोडक्शन लिविंग और सिर्फ लिविंग में ही पाया जाता है, लेकिन कुछ ऐसे भी लिविंग जीव है जिसमें रिप्रोडक्शन नहीं पाया जाता है। इसीलिए ये कैरेक्टरिस्टिक तो है, बट डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक नहीं होगा। Reproduction refers to the production of progeny processing feature more or less similar to those of parents. रिप्रोडक्शन क्या है? रिप्रोडक्शन एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा कोई भी ऑर्गेनिज्म अपने प्रोजेनी को जन्म देते हैं, संतति को जन्म देते हैं, जो क्या हो सकते हैं, अपने माँ बाप के सिमिलर गुण वाले भी हो सकते हैं और अलग भी हो सकते हैं। Invariably and implicitly be refer to sexual reproduction। हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में रिफेयर कर रहे हैं। ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस बाय असेक्सुअल मीन्स आल्सो, बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो सेक्सुअल प्रक्रिया के द्वारा भी रिप्रोड्यूस करते हैं। फंजी मल्टीप्लाई एंड स्प्रेड इजली ड्यू टू द मिलियन ऑफ असेक्सुअल स्पोर। फंजी जो होते हैं वो मल्टीप्लाई करते हैं मिलियन ऑफ असेक्सुअल स्पोर के वजह से। इन लोअर ऑर्गेनिज्म लाइक ईस्ट एंड हाइड्रा भी ऑब्जर्व बर्डिंग, जबकि ईस्ट और हाइड्रा में बर्डिंग पाया जाता है। याद रखिए, असेक्सुअल स्पोर का निर्माण फंजी में होगा, जबकि लोअर ऑर्गेनिज्म जैसे ईस्ट और हाइड्रा में बर्डिंग होगा। प्लेनेरिया जो फ्लैट वर्म के अंतर्गत आते हैं वो भी ऑब्जर्व ट्रू रिजेनरेशन, उसमें ट्रू रिजेनरेशन अर्थात सत्य पुनरुद्भवन पाया जाता है। अ फ्रेगमेंटेड ऑर्गेनिज्म जनरेटेड द लॉस्ट पार्ट्स ऑफ द इट्स बॉडी एंड बिकेम ए न्यू ऑर्गेनिज्म। एक फ्रेगमेंटेड जो बॉडी होगा वो अपने भाग को क्या करेगा, रिजेनरेट करेगा और फिर से नए ऑर्गेनिज्म का निर्माण करेगा। द फंजी एंड फिलामेंटस एल्गी ऑफ द प्रोटोनिमा ऑफ मॉसेस ऑल इजली मल्टीप्लाई बाय फ्रेगमेंटेशन। फिलामेंटस एल्गी, प्रोटोनिमा ऑफ मॉस, ये सब क्या करते हैं, फ्रेगमेंटेशन के द्वारा मल्टीप्लाई करते हैं। इट कम टू यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म लाइक बैक्टीरिया, यूनिसेलर एल्गी और अमीबा। जब ये आते हैं यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म जैसे कि बैक्टीरिया, यूनिसेलर एल्गी और अमीबा में, रिप्रोडक्शन इज सिनोनिमस विथ ग्रोथ। रिप्रोडक्शन ग्रोथ के साथ सिनोनिमस हो जाते हैं, अर्थात रिप्रोडक्शन और
और ग्रोथ दोनों साथ साथ होगा। इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल, वी हैव लीड द डिफाइंड ग्रोथ एज इक्विवेलेंट टू इंक्रीज इन मास नंबर और मास। Hence, we notice that in single cell organisms we are not very clear about the usage of these two terms, growth and reproduction. जब हम नोटिस करते हैं एक कोशिकीय जीवों में, तब हम नोट ज़्यादा क्लियर नहीं कर पाते हैं इन दो टर्म को, ग्रोथ और रिप्रोडक्शन को, क्योंकि ये किसी जीव में ग्रोथ होगा तो हम उससे रिप्रोडक्शन कह देंगे, और जब रिप्रोडक्शन होगा तो उससे हम ग्रोथ कह सकते हैं। देयर आर मैनी ऑर्गेनिम्स वी डू नॉट रिप्रोड्यूस, लेकिन फिर भी बहुत सारे ऐसे जीव हैं जो रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं। इज लाइक म्यूल्स, स्टेराइल वर्कर बीज, इनफर्टाइल ह्यूमन कपल इत्यादि। Hence, reproduction also cannot be an all-inclusive defining the characteristic of living organism. इसलिए रिप्रोडक्शन क्या है, सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म के डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक नहीं है। ऑफ कोर्स नो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट इज कैपेबल ऑफ रिप्रोडक्शन रिप्लिकेटिंग बाय इटसेल्फ, और नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म भी एबल नहीं होते हैं रिप्रोडक्शन करने में और अपने जैसे नई संतति के निर्माण करने में। चलिए नेक्स्ट हम पढ़ते हैं। अनोदर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लाइफ इज मेटाबॉलिज्म, जीवन के अन्य कैरेक्टरिस्टिक में से एक मेटाबॉलिज्म भी है। अभी तक हम ग्रोथ और रिप्रोडक्शन देखें, अब मेटाबॉलिज्म के बारे में हम जानते हैं। देखिए, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मेड ऑफ केमिकल्स, जितना भी जीव है सभी केमिकल्स से मिलकर बना है, रसायन से मिलकर बना है। दिस केमिकल्स स्मॉल और बिग, ये छोटा भी हो सकते हैं और बड़े भी हो सकते हैं। बिलोंगिंग टू द चेंज इनटू सम अदर बायोमोलिकुल्स, जो कि बहुत सारे दूसरे बायोमोलिकुल में जैवाणु में विभाजित हो जाते हैं, बन जाते हैं। दिस कन्वर्जन आर केमिकल रिएक्शन और मेटाबॉलिक रिएक्शन, ये कन्वर्जन या तो केमिकल रिएक्शन होगा या फिर मेटाबॉलिक रिएक्शन होगा। देयर आर थाउजेंड्स ऑफ मेटाबॉलिक रिएक्शन ऑक्यूरिंग सिमिल्टेनियसली इनसाइड ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, हजारों की संख्या में मेटाबॉलिक रिएक्शन लिविंग ऑर्गेनिज्म के शरीर में होगा। जैसे कि हम खाना खाते हैं, पानी पीते हैं, उसके लिए चाहिए, मतलब बॉडी में जितना भी कार्य होगा उस सब के लिए मेटाबॉलिक रिएक्शन होगा। There are thousands of metabolic reactions occurring simultaneously inside all living organisms. They unicellular or multicellular. All plants, animal, fungi and microbes exhibit metabolism. सभी यूनिसेलर प्लांट्स, यूनिसेलर एक कोशिकीय या फिर बहुकोशिकीय प्लांट्स, एनिमल, फंजी और माइक्रोब में पाए जाते हैं क्या, मेटाबॉलिक। द सम टोटल ऑफ ऑल द केमिकल रिएक्शन ऑक्यूरिंग इन आवर बॉडी इज मेटाबॉलिज्म, हमारे बॉडी में जितने भी सारे प्रक्रिया हो रहा है रासायनिक प्रक्रिया को, उस सभी को सम्मिलित रूप से मेटाबॉलिज्म कहते हैं। नो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट एक्सिबिट मेटाबॉलिज्म, कोई भी नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट में मेटाबॉलिज्म नहीं पाए जाते हैं। मेटाबॉलिक आइसोलेटेड मेटाबॉलिज्म रिएक्शन कैन बी डिमॉन्स्ट्रेट आउटसाइड द बॉडी इन सेल फ्री सिस्टम, मेटाबॉलिक रिएक्शन जो है वो सेल फ्री सिस्टम में डिमॉन्स्ट्रेट किया जाता है। एन आइसोलेटेड मेटाबॉलिक रिएक्शन इनसाइड द बॉडी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म परफॉर्म्ड इन अ टेस्ट ट्यूब इज नीदर लिविंग और नॉर नॉन लिविंग। टेस्ट ट्यूब में जो मतलब कोई भी जीव रहता है उसमें जो मेटाबॉलिक रिएक्शन होगा टेस्ट ट्यूब में, जिसके द्वारा बच्चे का निर्माण किया जाता है, उसमें यदि मेटाबॉलिक रिएक्शन होगा तो वो जो होगा मेटाबॉलिक रिएक्शन वो क्या होगा, न तो लिविंग होगा और न ही नॉन लिविंग होगा। टेस्ट ट्यूब में जो भी मेटाबॉलिक रिएक्शन होगा न तो उसे हम लिविंग मानेंगे और न ही नॉन लिविंग मानेंगे। While metabolism is a defining feature of all living organisms without exception, इसलिए जो मेटाबॉलिज्म है वो डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज है सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म में, क्योंकि इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं है।
Isolated metabolic reaction in vitro are not living thing but surely living reaction. आइसोलेटेड मेटाबॉलिक रिएक्शन जो इन विट्रो में होते हैं वो लिविंग नहीं है, लेकिन क्या है, वो लिविंग थिंग नहीं है, लेकिन लिविंग रिएक्शन अवश्य हैं. Hence, cellular organization of the body is the defining feature of all life forms. Cellular organization of the body is the defining feature of life form. Life form की defining feature है. Perhaps the most previous and technical competitive feature of all living organisms is this ability to sense their surrounding or environment and respond to these environmental stimuli, which could be physical, chemical or biologist. Or most ऑब्वियसली और टेक्निकली कंप्लीटेड फीचर जो है सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म के हैं वो है एबिलिटी टू सेंस देयर इन्वायरमेंट. वह अपने इन्वायरमेंट के साथ वातावरण में किस प्रकार से सेंस प्रदान करते हैं उस पर निर्भर करता है. ये या तो फिजिकल हो सकते हैं, केमिकल या बायोलॉजिकल हो सकते हैं. वी सेंस आवर इन्वायरमेंट थ्रू आवर सेंस ऑर्गेन. हम अपने इन्वायरमेंट को अपने सेंस ऑर्गेन के द्वारा सेंस करते हैं. जैसे नाक के द्वारा क्या करते हैं, आसपास में मतलब सेंट आर्ट कोई लेकर के चलता है, कोई गर्ल्स या बॉय, तो देखिएगा कोई जो बॉय होगा ना वो जब देखेगा तो उन्हें पता चल जाएगा कि ये गर्ल्स क्या की है, सेंट मारी है, तो उस पर डिफरेंट तरह के कमेंट करना शुरू कर देगा. या फिर मतलब यदि कोई बॉयज लेकर के चलता है तो जो गर्ल्स होगी वो उसके पीछे पीछे मतलब कमेंट मारना शुरू कर देगा कि ये ऐसे किया वैसे किया, ये काफ़ी अच्छा लग रहा है. किस वजह से हो रहा था, सेंस ऑर्गन जैसे कि नाक के वजह से. हम किसी रास्ता से गुजर रहे होते हैं, वहाँ पे हमारे जो पड़ोसी होते हैं या फिर जहाँ पे जिस रास्ता से हम गुजर रहे होते हैं वहाँ पर जो व्यक्ति होते हैं वो क्या, यदि मांस बनाएगा तो हम वहाँ पर जो मांस बना रहा होगा उससे हम पता चल जाता है कि इसके घर में अभी मांस बन रहा है. ऐसा हम लोग को सुगंध आता है. वो किस वजह से, नाक के वजह से हम करते हैं. तो सेंस ऑर्गन की वजह से हम रिस्पॉन्स करते हैं अपने इन्वायरमेंट के साथ. Plants respond to external factors like light, water, temperature, other organism pollutant etc. और जबकि प्लांट्स जो होते हैं रिस्पॉन्ड करते हैं एक्सटर्नल फैक्टर के लिए, जैसे कि तापमान हो गया, अधिक लाइट हो गया, वाटर हो गया, टेम्परेचर हो गया, दूसरे ऑर्गेनिज्म या पॉल्यूटेंट्स के लिए. जैसे कि देखिए तापमान, लाइट जो होगा जब अधिक रहेगा तो पौधे के लिए खतरनाक हो सकता है, जब कम रहेगा तो उससे भी थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है, लेकिन जितना उसको ज़रूरत है उतना ही यदि लाइट रहा तो वो काफ़ी अच्छा से अपने आप को तैयार करेंगे. वाटर यदि अधिक रहेगा तो भी उसको प्रॉब्लम हो सकता है, कम भी रहेगा फिर भी तो अपने आप को मैनेज करना चाहेगा कि किस तरह से वो अपने आप को सुरक्षित रखे. इसी तरह टेम्परेचर हो सकता है, दूसरे ऑर्गेनिज्म हो सकता है या फिर पॉल्यूटेंट्स हो सकता है. All organisms, from the prokaryotes to the most complex eukaryotes, can sense and respond to environmental cues. सभी जितना भी प्रोकैरियोट्स या यूकैरियोट्स होते हैं वो सभी इन्वायरमेंटल क्रॉस के पर से क्या करते हैं, सेंस करते हैं. फोटो पीरियड इफेक्ट करते रिप्रोडक्शन, सीजनल ब्रीडिंग, बोथ प्लांट्स एंड एनिमल. फोटो पीरियड जो होता है वो सीजनल ब्रीडिंग में प्लांट्स और एनिमल दोनों को क्या करेगा, फोटो पीरियड इफेक्ट करेगा दोनों की सीजनल ब्रीडिंग में. ऑल ऑर्गेनिज्म हैंडल करते केमिकल एंटरिंग दियर बॉडीज. जितना भी ऑर्गेनिज्म होगा सभी में केमिकल जो इंटर करेगा इनके बॉडीज में. ऑल ऑर्गेनिज्म देयरफॉर आर अवेयर ऑफ देयर सराउंडिंग. अर्थात जितना भी जीव है वो अपने सराउंडिंग के प्रति अवेयर है, उनके अपने आसपास के वातावरण जो भी प्रक्रिया हो रहा है उसके प्रति वो अवेयर होते हैं.
अवेयर होते हैं अर्थात उन्हें पता चल जाता है। ह्यूमन बींग इज द ओनली ऑर्गेनिज्म हु इज अवेयर ऑफ हिमसेल्फ। दैट्स वाज द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर नीट एग्जामिनेशन। कि ह्यूमन इनमें क्वेश्चन रहेगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द अवेयर ऑफ हिमसेल्फ मतलब कि कौन सा ऐसा जीव है जो अपने आपके लिए भी अवॉइड होते हैं, तो वो हो जाएगा ह्यूमन बींग हैज सेल्फ कॉन्शियसनेस। जिसके पास सेल्फ कॉन्शियसनेस होते हैं वो अपने आप उनको ये पता चल जाता है, वो अपने बॉडी के प्रति भी कॉन्शियसनेस होते हैं। कॉन्शियसनेस देयरफॉर बिकम द डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। इस प्रकार से कॉन्शियसनेस भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज है। हैंड इट कम टू ह्यूमन बींग इट इज ऑल द मोर डिफिकल्ट टू डिफाइन द लिविंग स्टेट। We observe patients laying in coma in hospital virtually supported by machines which replace heart and lungs. The patient otherwise brain dead. जब हम मानव पे आते हैं तो ये डिफाइन करना बहुत ही ज़्यादा कठिन हो जाता है कि कौन सा जीव क्या है, सजीव है और कौन नहीं है। जैसे कि एक पेशेंट जो कि कोमा में होते हैं वो हॉस्पिटल में उसे मशीन के द्वारा तैयार किया, मशीन के द्वारा उसे सुरक्षित रखा जाता है, लेकिन उसके जो ब्रेन होते हैं वो डेड होते हैं, मरे हुए होते हैं। द पेशेंट हैज़ नो सेल्फ कॉन्शियसनेस। इस पेशेंट के पास सेल्फ कॉन्शियसनेस नहीं होते हैं। आर सच पेशेंट्स हु नेवर कम बैक टू नॉर्मल लाइफ लिविंग और नॉन लिविंग। क्वेश्चन है क्या ऐसा जीव जो अपनी नॉर्मल लाइफ में फिर नहीं आ सकते हैं, क्या वो लिविंग होगा या नॉन लिविंग। चलिए, when it come to human being it is the more difficult to define the living states. We observed patient laying in coma in hospital virtually supported by machine which replace heart and lungs. जिसके हार्ट्स और लंग्स रिप्लेस हो जाते द पेशेंट otherwise brain dead. द पेशेंट हैज़ नो सेल्फ कॉन्शियसनेस। ऐसे पेशेंट के पास सेल्फ कॉन्शियसनेस नहीं होते हैं। आर सच पेशेंट हु नेवर कम बैक टू नॉर्मल लाइफ लिविंग और नॉन लिविंग। वो लिविंग होंगे या नॉन लिविंग, ये क्वेश्चन है। In higher classes, you will come to know that all living phenomena are due to the underlying interaction. जितना भी ये फिनोमेना है वो अंडरलाइंग इंटरेक्शन के वजह से। द प्रॉपर्टीज ऑफ टिश्यू आर नॉट प्रेजेंट इन द कंस्टिट्यूएंट सेल बट अराइज एज अ रिजल्ट ऑफ इंटरेक्शन एमंग द कंस्टिट्यूएंट सेल. Similarly, properties of cell organelles are not present in the molecular constituents of the organ but arise as a result of interaction among the molecular components comprising the organelles. These interactions result in emergent properties of at a higher level of organism. This phenomena is true in the hierarchy of organization complexity at all levels. Therefore, we can say that living organisms are self-replicate, evolving in self-regulating interactive system capable of responding to external stimuli. Biology, the study of life on earth. Biology क्या है? ये क्वेश्चन पूछा जाता है तो याद रखना। बायोलॉजी क्या है? स्टडी है जीवन के अर्थ पर जीवन के स्टडी को बायोलॉजी कहते हैं। बायोलॉजी इज द स्टोरी ऑफ इवोल्यूशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑन अर्थ। क्या है? ये जो जीवित जीव है उसका इस पृथ्वी पर इवोल्यूशन है बायोलॉजी। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म Perchance past and future are linked to one another by the sharing of common genetic material but to varying degree. जितना भी लिविंग ऑर्गेनिज्म जो इस संसार में है वो एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, जो या तो अभी है या फिर पहले थे और मतलब आगे होंगे। वो सब एक दूसरे से जुड़े होंगे लेकिन सबका डिग्री अलग अलग होगा।